चलिए, चैप्टर 2 हिंदी का क्लास 10th का हम आपको चैप्टर 1 करा दिए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर 2 आपको कराने जा रहे हैं। 20 के दांत इसका नाम है चैप्टर का। तो सबसे पहले जितने ही मेरे चाहने वाले स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सबको आर्ट्स वाला की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। देखिए बच्चों, आज हम जो चैप्टर 2 कराएंगे, उस चैप्टर 2 का नाम है 20 के दांत और इसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। जो भी बच्चे ऑफलाइन में वही बच्चे देखेंगे। चलिए देखिए, लेखक का परिचय बता रहे हैं, यही है 20 के दांत। और लेखक का परिचय देखिए, ये है नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में पड़ता है। बदरघाट पटना में पड़ता है। बदरघाट पटना। पिता के नाम पंडित रामा अवतार शर्मा। ये लिख लीजिए आप लोग, ये लिखते चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माता के नाम रत्नावती शर्मा, लिख लीजिए। आगे बढ़े। बढ़े आगे। जो नहीं लिखे एक दूसरे में से लिख लीजिए। भाषा इनका क्या था? क्या बोलते थे? भोजपुरी। मृत्यु इनका 12 सितंबर 1900। प्रसिद्ध रचना इनका दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह आदि इनका था। 20 के दांत कहानी का सारांश हम आपको बताएंगे। सारांश के माध्यम से सारी बात इसमें हम आपको बता देंगे। देखिए, 20 के दांत कहानी, कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में आध्यात्मिक अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणामों एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का वर्णन क्या क्या कार्य किया है। इस चैप्टर में अधिक दुलार प्यार के कारण समाज में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसी को उजागर करने के लिए इस चैप्टर के नाम रखा गया है। कौन सी? 20 के दांत। इस कहानी में सेन साहब का एक बहुत अमीर व्यक्ति रहते हैं। कौन रहते हैं? सेन साहब। सेन साहब का बेटा के नाम को बता सकते हैं? बताइए। अच्छा। उसके बाद जो फैक्ट्री के क्या थे? मालिक थे। इन्हें अपने घर पर काफी घमंड था। बात सही है भाई, पैसा वाला हुआ तो उसको घमंड तो होना एकदम निश्चित है। अब समझिए कि हमारा कोचिंग में वो सचिन नाम के लड़का है, वो गोलगप्पा बेचता है तो उसको इतना घमंड है। और ये तो मान के चलिए भाई फैक्ट्री के मालिक है तो उसको घमंड नहीं रहेगा। यह गरीब की भलाई करना नहीं जानते थे। इनको अंदर गरीब के प्रति कोई माया दरे नहीं था। ये सोचते थे, ये भी समझिए एक तरह से समझिए कार्य शासक के तरह था। मतलब गरीब को किस प्रकार गर्दन में, जैसे पैसा कम गया तो मान के चले चौक चौरा पर एगो बंदूक वाले के, अब बंदूक में गोली नहीं है, बंदूक भिड़ा के उससे क्या किया जाएगा? पैसा लूट लीजिएगा। बहुत होता है कि नहीं होता? बंदूक में गोली नहीं रहेगा,
अरे कितना ही आदमी तो मान के चले रात के समय में बढ़िया बढ़िया ट्रक वाला सब क्या करता है, और बढ़िया बढ़िया बेचारा गाड़ी से डुप्लीकेट बंदूक से उससे पैसा ठगा लेता, डुप्लीकेटे बंदूक सटा देता उसको, और उसको बेचारा का पता नहीं रहता है कि इनमें गोली छूटेगा कि न छूटेगा, और उसके कारण तो उसका सारा पैसा ले लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये बेचारा केवल गरीब को वैल्यू नहीं करना चाहते, तो ये अमीर व्यक्ति भाई गरीब को सेवा का क्या जाने। जो इंसान धरती पर गरीब का दर्द न जाने वो इंसान होता ही नहीं है। इनकी एक नई कहानी इनकी एक नई कार काले रंग की थी। इसका कार का रंग कैसा था? पूछता एग्जाम में। जिसकी नाम क्या था? एक्सट्रीमल इंड था। जिसका दाम कितना था? 7,500। मतलब उस समय का 7,500 और इस समय का समझिए कि 7 लाख ना 70 लाख के बराबर है। ये आज की बात नहीं। कासू सेन साहब का पुत्र था। सेन साहब का बेटा के नाम क्या था? कासू था, जिसे प्यार से क्या कहते था? खोखा कहता था। हम लोग खोखा किसको बोलते हैं? हा? मान के चलिए माचिस फेंक दिए तो उसका जो ढक्कन खाली उसको बोलते हैं खोखा, या गोली केकरो मार दिया तो देखिए उसमें से खोखा बरामद होता है। खोखा होता है खाली, मगर उसको दुलार प्यार से लोग क्या कहता था? खोखा कहता था। खोखा कहकर पुकारा करता था। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था। मतलब इनके घर में जितना भी नियम था वो सब किसके लिए था? बताइए। बेटी के लिए था, और बेटा के लिए कोई नियम नहीं था। समझ रहे कि नहीं? नियम का हमेशा क्या करता था? वो उल्लंघन करते थे। इनकी 5 पुत्री थी। बेटी का नाम याद कर लिया, लिख लीजिए। इनके सेन साहब के कितने बेटी थे? 5 गो बेटी। 5 बेटी में से नाम याद कर लीजिएगा। जिसे कठपुतली के समान माना जाता, मतलब उनके घर में लड़की को बहुत शासन में रहना, अनुशासन में रहना पड़ता था। लड़का के लिए कोई शासन और कोई नियम हुआ उसके घर में नहीं था। किसके घर में? सेन साहब के घर में। इनकी तमीज सिखाया गया पर खोखा को नहीं। कासू इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। बिगड़े बाप का, तो भाई बात सही है, जकर बापे बिगड़ा रहेगा उसका बेटा नहीं बिगड़ेगा, एकदम निश्चित बात है। यह एक जिद्दी लड़का था, जो उसके मन से आता वही क्या था? जो उसको मन में होता था वही वह करता था। वह पिता के जैसा अहंकारी था। कौन था अहंकारी? खोखा, मदन, खोखा। और गरीब को बच्चा के नाम क्या था? मदन। इसका दांत कौन तोड़ा था? खोखा का क्या वो दांत तोड़ा था? समझ जाइए। तो गरीब के बच्चा से लड़िएगा तो क्या करेगा? उसके पास पैसा नहीं है तो धनिक आदमी के बेटा के दांते तोड़ दिया। बोला रुक जो तुमको जो, अब बोलता भी है जा तू अपने बाप के बोला के लिया। गाली भी देता है वो। मत कब बोलता है? लट्टू नचाने के समय। उसकी हर गलती माता पिता क्या करते थे? खुशी होती थी। मतलब उसका बेटा कोई भी गलती करता तो उसको माँ बाप को खुशी होता था। कहता बाप रे बाप, मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग कर रहा है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग करेगा तो गलती करेगा ही, तोड़फोड़ तो करेगा। ऐसी इंजीनियरिंग के चरे में जो एक्सट्रीमल कार था ना, वो तोड़फोड़ कर दिया। बोला अब तो पूरा इंजीनियर बन गया, ओरिजिनल इंजीनियर। निम्न गाड़ी के तोड़फोड़ कर दिया तो उसके पापा करे कि अब मेरा बेटा लग रहा है कि इंजीनियर क्या हो गया? बन गया है। मत उसको इंजीनियर बनना था, उसको कॉलेज भेजना चाहिए, कोचिंग भेजना चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए, या किसी के पास भेजना चाहिए सीखने के लिए। वो तो घरे में इंजीनियरिंग सिखाता था। उसके हेनो सामान का तोड़ देता था, कहता कि इंजीनियरिंग है। कि मेरा बेटा आगे चलकर क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल के बेटा के नाम क्या था? गिरधर लाल गरीब था या अमीर था? और सेन साहब गरीब था या अमीर था? सेन साहब के मालिक, सेन साहब किस चीज का मालिक था? अच्छा, गिरधर उसमें काम भी करता था क्या? हाँ, काम भी करता था। जो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता है तो उसी समय सेन साहब के ड्राइवर सुपर ने, मतलब समझ जाइए कि बेचा अमीर आदमी के कार था, गरीब आदमी के छूना भी क्या था भाई? पाप समझिए। पाप क्या समझिए? पाप नहीं इसको कहें, छूना भी गुनाह था। क्योंकि अगर देख लेगा तो क्या करेगा? मार के समझिए कि पचक्का निकाल देगा। समझ जाइए। सोफर साहब, सोफर ने धक्का मार दिया। किसको मार दिया धक्का?
जो ड्राइवर था उसको धागा किसको मार दिया? गिरधर लाल को नहीं। देखो उस समय ऐसा सीन साहब तुमसे गलती पड़ देती है। उसका जो बेटा छुआ था ना उसको, एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता था उसी समय सेन साहब के ड्राइवर क्या कर दिया? किससे धक्का मार दिया? पूरा कंटेंट के पकड़िएगा, एको भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो सड़क पर गिर गया जिसके संदर्भ में पैर से क्या खून निकलने लगा। इस प्रकार झूठा आरोप लगाकर मदन की पिटाई करवाई जाती है। अर्थात इस कहानी में जब कोई गरीब किसी की शरण में रहता है तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता है। बात सही है। अमीर के घर में अगर गरीब आदमी काम करेगा तो समझेगा उसका मजबूरी समझता है, वो समझेगा कि मेरा गुलाम है, इसको जो कहेंगे वही होगा। क्लास 12th में वो चैप्टर पढ़िएगा जूठन, आंख से आंसू आ जाएगा बाबू। जूठन चैप्टर वास्तव में गरीब का कितना होता है। इसीलिए धरती पर याद रखेंगे बाबू, कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए कि हम पैसा वाला है। अरे तुमको घमंड करना है तो अपने गुण पे करो, और तुमको घमंड करना है तो अपने आप पे करो, किसी औरों पर नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा दूसरे के देख को जलो नहीं, दूसरे के देख कर सिहनता करो कि कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। सोच बड़ा रखें, कर्म कीजिएगा, फल अवश्य आपको मिलेगा। ठीक है। इस कहानी में कासू और मदन के झगड़े का मूल कारण क्या था? कोई बताइए। लट्टू नचाना था। मूल कारण क्या था? लट्टू नचाना। तो समझिए बदमाश लड़का में उदाहरण में तो ना समझिए, उदाहरण में ले लीजिए, मान के चलिए इसके लायक था सचिन माफिया। माफिया ना लगाता है टाइटल सचिन कुमार माफिया। यदि क्या करता है, इसको पैसा कमेगा तो चौक चौराहा पर डुप्लीकेट बंदूक खिलौना वाला ले गया, क्या करेगा? डुप्लीकेट बंदूक सटा के काली मंदिर पर 12 बजे क्या करता है? ये भी रंगदारी मांगता है। समझ में आया ना? तब ना 12-13 को ट्रक रख लिया पटना में अभी तक ले। 8 साल की उम्र, 9 साल की उम्र है, 12-13 वो ट्रक चल रहा है। छोटा मोटा बात तो नहीं है। खेल को माना जाता है क्योंकि मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया गया और उसके बदले धकेल दिया गया। मदन को गाड़ी छूने दिया या नहीं? उसके बदले में उसको क्या कर दिया गया था? धकेल दिया गया। इस बात को लेकर मदन ने भी लट्टू से खेलने से क्या कर दिया? उसको दिन आ गया कि बबुआ तुहे आदमी न छे जी हमरा का न करे देले रहे, गाड़ी तुम छूने हमको नहीं दिया तो हम लट्टू नचाने देंगे? आओ ना हमरा बिहार में। इनकार कर दिया। कासू ने मदन को 2-4 घुस्सा जमा दिया। गरीब लड़का तो एक देखा माफिया, 2-4 घुस्सा अमीर के बेटा को दे दिया, जिससे बेचारा का क्या टूट गया? 2 दांते टूट गया। तब मदन ने भी कासू को 2 दांत तोड़ डाले। मदन ने किसको दांत तोड़ डाले? वो लड़का खोखा के नाम क्या था? इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहता है कि बालक जिद्दी होता है, उसे अमीर गरीब का समझ नहीं होता है। इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधर लाल को नौकरी से क्या कर दिया गया? बोला रे तोर बेटा हमारा बेटा के तो क्या कर दिया? तुम इतना, और तुम हमरे में काम कर रहे हो, तोर बेटा हमारा बेटा के क्या कर दिया? इधर दांतवे तोड़ दिया है। मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा था, उसको सोच इंजीनियर देख रहा है कि बढ़िया कार को तोड़ फोड़ कर दिया, उससे बढ़िया इंजीनियर कौन बनेगा? निमन गाड़ी लगा लो, उसको तोड़ फोड़ कर दिया, उससे कोई बढ़िया इंजीनियर बनेगा है? तुम देख रहे हो कि माँ तोर बेटा हमारा बेटा के दांत तोड़ दिया था, चलो तुम नौकरी से निकलो। अब नौकरी से उसको क्या कर दिया? निकाल दिया। दिन पिटाई न करने के छाती से लगा लिया और शाबाशी देने लगे। अब देखिए क्या कह रहा है। निकालने के बाद वही गिरधर लाल जो रोज रोज अपने बेटा को क्या करता था? पिटाई करता था। क्या करता था? और जब वो घटना घट गया तो अपने बेटा को गले लगा लिया और शाबाशी बोला, बेटा बहुत तुमने अच्छा किया। कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपमान का क्या कर लिया है? तुमने बदला ले लिया है। कौन बोला? गिरधर। किसको बोला? तो इस चैप्टर के माध्यम से आप क्या सीखें? इस चैप्टर के माध्यम से आप सीखे गरीब और अमीर में समानताएं, गरीब और अमीर में भेदभाव, गरीब की जिंदगी कैसी होती है, अमीर की जिंदगी कैसा होता है। इसीलिए जिंदगी में कुछ करना है तो याद रखें, गरीब है तो वो गरीब अपने कर्म से है और आप अमीर है तो अपने आप कर्म। देखिए गरीब के घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, गरीब बनना बड़ी गुनाह है। समझ रहे हैं ना? आप गरीब के घर में जन्म लिए हैं, आप अच्छे कर्तव्य करेंगे तो आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। महज
गरीब के घर में जन्म लेके ही गरीब है तो भाई तो ये गलत बात। इसका मतलब आप अच्छे से मेहनत नहीं कर इसलिए आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। बात समझ जाए कि नहीं? तो जिंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ खोना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी बहुत सारी हम आपको बात बताएंगे। पहले इसका हम क्या करा देते हैं? ऑब्जेक्टिव करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1900। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आए? मनोवैज्ञानिकता। बीस के दांत कहानी किस वर्षा के अंतर्विरोध को उजागर करती है? बताइए। मध्यम वर्ग के। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? आप सबको नाम याद है कि नहीं है? नाम याद कर लीजिएगा। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र के है? सेन साहब। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? वो अपने पिता गिरधर से। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। खोखा का क्या नाम है? कासू। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत। गिरधर किसके फैक्ट्री में काम किया किरानी थे? सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब किसके बैंक से एक एंकर एंट कर रह गए? पत्रकार महोदय के बैंक से। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? कहानी है। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? 7,500। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बदरघाट पटना में। कहा हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता के नाम क्या था? पंडित रामा अवतार। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा है। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महलों वाले की जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है? 20 के दांत में। सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की। तो ये आपका टोटल ऑब्जेक्टिव कितना था? 32 ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसका हम टोटल क्वेश्चन करवा रहे हैं।
चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता के स्पष्ट करो। 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक। इस कहानी ने जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कासू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। इसके मतलब आप समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में यही समझ में हम सबको आ रहा है कि अमीर आदमी को घमंड था कि मैं बहुत बड़ा क्या हूं, जब उसको जब गरीब के बच्चा कोई पीट दिया तो सारा उसका अहंकारी क्या हो गया, चकनाचूर हो गया, घमंड टूट गया उसको कि देखो हम कितने गलत इंसान हैं कि हम लग रहे थे कि बहुत बड़ा पैसा पड़ा प्रॉपर्टी वाला समझ मेरे बेटा को, तो इसने एक गरीब आदमी 2 कौड़ी के लड़का ने 2 झापड़ दे दिया, 2 ताक तोड़ दिया, तो उसका घमंड उस पर खत्म हुआ कि नहीं हो गया? सारी घमंड उसका क्या हो गया, चकनाचूर हो गया। तो इसीलिए ज्यादा अहंकार धरती पर किसी को करना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप की जब घड़ा भरता है तो फूटने में समय नहीं लगता है। तो इसीलिए आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि फूस की तापमान, फूस क्या है बताइए? दरोगा साहब की कमाई पढ़े है ना, थानेदार की कमाई और फूस की तापमान दोनों बराबर होते। क्यों? क्योंकि दरोगा साहब के जब नौकरी था तब 12 झीट झाट के लाता था, खूब कमाता था, 4 चिलम रोज मारता था, हाँ एकदम अपने पीता था, दूसरों को भी पियाता था। कब? जब नौकरी उसको था तब। जैसे अभी सचिन कुमार है, 1 और 12 के लेकर चल रहा था, चाय पी ले ना, चल 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 बाबू चल। महज सचिन कुमार जब बॉर्डर पर कहीं इनको गोली लगेगा तो कोई बचाने नहीं जाएगा, वो सब जितना रहेगा ना सब कहेगा ठीक है यार चल गए, अच्छे न होले कोई बात है, वो एगो माथा का टेंशन रहा। सही की गलत? गरीब को कोई साथ देता है जी? जिंदगी में कोई साथ देगा? अब 2 वक्त को किसी मराने के लिए, किसी मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए आप लेके आ जाइएगा 2-4 गो लड़का, चाहे कुछ कर लीजिएगा, मजबक पे वो साथ देगा? कभी कभी किसी को दिया है आज तक? भगवान के तो कोई साथ नहीं दिया, तो इंसान को क्या साथ देगा? अगर भगवान के साथ देता था धरती पर सब लोग क्या होता है, अमीर होता है, क्योंकि शंकर जी ने सबको क्या बनाए थे, अमीर बनाए थे। मैं शंकर जी को जब अमीर बनाया तो शंकर जी के मतलब कोई भी उनका काम करने जाता ही नहीं था, कहता था हम तो अपने पैसा वाला है, आपका कौन, चलिए ना हमारा खेत में आप ही काम करने के लिए। तो जब शंकर जी को लोग अपने दिखा दिए कि भाई चलो, तो इसीलिए शंकर जी ने फिर पार्वती से कहा कि आपने जो कहा मैंने कर दिया, देखिए आज क्या घटना। इसीलिए भगवान बोले जो जैसा अपने कर्म के हिसाब से बनेगा और आगे बढ़ेगा। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि गरीब के कोख में जन्म लेना गुनाह नहीं, गरीब बनना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ लीजिएगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। तो उसकी सारा अहंकार चकनाचूर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब परिवार में बच्चों को लालन पालन में किए जा रहे हैं लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। बाबू, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा बच्चे और बच्चिया के लालन पालन में जो दुरिया बताया वह सचमुच अभिशप्त था, अतः वह अपने बेटियों को शिक्षा देने उचित नहीं समझा। कौन नहीं समझा? सेन साहब सोचा कि बेटी के पढ़ाने लिखाने से कुछ होने वाला, अपने बेटा को खूब दुलार प्यार से आगे बढ़ाता था, तथा बेटियों को हंसने की भी इजाजत नहीं था, उनके घर में बेटी को हंसने भी नहीं दिया जाता था। समझ जाइए कि सेन साहब के घर में उनको बेटी के हंसना भी क्या था, गुनाह था। और बेटा नटखटापन था, रूप में इंजीनियर का स्वरूप देखता था, जो आधुनिक समाज के लिए क्या था, उत्तम नहीं है। भाई अगर बेटा को इंजीनियर बनाना है तो किसी कोचिंग और स्कूल में पढ़ाइएगा तब नहीं इंजीनियर बनेगा, कि घर में बैठा के इंजीनियर बना दीजिएगा। दुलार प्यार से कहीं इंजीनियर बनता तो सब अपना बच्चा को दुलार प्यार से इंजीनियर बना देता। तो उनके घर में बेटी के लिए अलग नियम और बेटा के लिए अलग अलग नियम। बेटी के लिए अनुशासित नियम था कि हंसना भी क्या था, गुनाह था। मत बेटा के लिए कुछ भी करे तो बहुत अच्छा बात, मत ये बढ़ावा अच्छा नहीं। अगला, खोखा किन मामलों का अपवाद था? इस कहानी में सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा मानना है कि खोखा दुर्लित स्वभाव के मामलों में अपवाद था, क्योंकि दुलार प्यार से वह क्या हो चुका था, बिगड़ चुका था। वह बात में अपने बहनों को तथा अहाते के अंदर रहने वाले छोटे 2 बच्चों की अपने रौब में रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का क्या है, अपवाद। अरे भाई, आप जन्म उसी गर्भ से आपको बेटा का जन्म दिए, उसी गर्भ से आपने बेटी को जन्म दिया, दोनों के लिए भेदभाव क्यों? भेदभाव क्यों?
समाज में लड़की आज के जमाने में जितना करता है उतना लड़का कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। जितनी आज के समाज में बेटी से लोगों का सुख है उतना बेटा से सुख है क्या? नहीं सुख है। तो भाई समाज में इतना भेदभाव क्या? महजी सेन साहब को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वह घमंडी था, अहंकारी था। सेन संपत्ति को खोखा में कैसी संभावनाएं देखते और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। देखिए, हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने सेन दंपति खोखा इंजीनियर की संभावनाएं देखा करता था और वह खोखा को उसी प्रकार का शिक्षा देना क्या कर लिया, तय किया था, क्योंकि उसको नटखटापन देख के उसी प्रकार के उसको काम भी दिया करता था। बढ़ाई गिरी और अन्य सामान की तोड़ फोड़ कर उसे क्या कर खोल कर सही करना, उसका शिक्षा तय किया था। इंजीनियर बना रहा था, वो बढ़ाई वाला काम सिखाएंगे तो इंजीनियर बन जाएगा? तो उसको IIT नीट के एग्जाम दिलवाएंगे तब वो इंजीनियर बनेगा? तो वही समझता था। अब सब प्रसंग व्याख्या करे। लड़कियां क्या है? कठपुतले, और वह उनके माता पिता इस बात पर गर्व है। तो प्रस्तुत सारगर्भित सुलित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली टुभाग के शीर्षक बीच के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्यकार महान नकेलवादी कहानीकार कहना चाहते हैं कि सेन साहब के बेटी को हर प्रकार की तमीज सिखाया गया है। इन्हें हंसने की इजाजत नहीं थी और सिर्फ शाम को खेल सकते थे। इन सब गुणों को देखकर माता पिता इस बात का गर्व था कि लड़कियां कठपुतलियां है। मतलब लड़की को जिस प्रकार आप जीने के अधिकार दीजिएगा वही ना प्रकार के जीने। तो लड़की को घर में कैद कर रखे तो बेचारी क्या अपना जिंदगी के बारे में समझ सकती। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली बागटू के शीर्षक बीच के दाग के अधिक है, जिसके कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 लड़की जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित थी, लेकिन इनके ठीक से विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान, जिसे अधिक लाड़ प्यार से क्या ने बिगाड़ दिया। उसकी हर गलती को इंजीनियरिंग का सपना क्या देगा, दिखाई देता है। अर्थात खोखा की संभावनावाद उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। मतलब कि बेटा जितना भी गलती करता था, लग रहा था कि मेरा बेटा जितना गलती करेगा लग रहा उतना बड़ा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आज गलती करने से इंजीनियर बनने वाला नहीं है। ध्यान से देखो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनेंगे, चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। प्रस्तुत सारवर्गित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग के शीर्षक विष के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके हमें यह बताया कि सेठ लोग कैसे गरीब बाल बच्चों को हाथों उत्साहित करते हैं। इनका कहना है कि सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र को क्या करा, मदन को डांटता हुआ उसकी मां को भी क्या कहाता है। ऐसे बच्चों को अभी ना संभाला गया तो आगे चलकर क्या बनेंगे। मतलब कि अपना बेटा बिगड़ा है तो उसको आप कुछ नहीं करें, मगर उसका बेटा अगर आपको गाड़ी छू दिया तो आप करें कैसे चल के आगे चलकर आपका बेटा क्या चोर डाकू गुंडा बनेगा। ये सब कुछ नहीं, आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। कौवा की जमानत में हंस के आगे के लिए ललक गया। प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने के लिए यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा, जिसे लेखक महोदय ने कहा कि हंस कौवा की जमात है, आने के लिए ललक गया और कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना रोब दिखाना चाह रहा था, जिसके कारण मदन और कासू ने झगड़े हो गए और मदन की कासू के 2 क्या है, दांत तोड़ डाले। इसीलिए याद रखिए, समय का इंतजार है, कब अमीर का बच्चा पिटा जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो गरीब को आप गरीब मत समझिए। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बात हुई, पत्रकार ने मित्र से उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा का कहना है कि जब सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब अपने बेटे कासू को बारे में मौलिकता के साथ क्या करना चाह रहा था, बताइए, बखान करने का लगे। मैं अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। बोला कि आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई सब क्या है, बेकार है।
मैं अपने कारखाने में बढ़ई मिस्त्री के 2 या घंटे आकार ठोक पीट करने के लिए सिखाने के लिए कहा हूं। मतलब कि जो उसके बढ़ई फैक्ट्री में था ना, उसको बोला कि मेरा बेटा को ट्रेनिंग दीजिए, इंजीनियर बनाइए। मतलब फैक्ट्री में रख इंजीनियर बनेगा, स्कूल में नहीं बनेगा। इससे बच्चे की अंगुलियां अभी इससे ही औजारों और वाकिफ हो जाएगी। तब पत्रकार मित्र ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसी पूरी आजादी रहे। पत्रकार महोदय तो मजा ले ही लिया। यहाँ मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के मध्यम कहानीकार क्या बताना चाहता है, बताइए। हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद में द्वारा हमें यह बताना चाहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर की शरण में रहता है तो वह गरीब की क्या होता है, सहायता नहीं करता है, बल्कि क्या मदद मांगने पर उसे क्या करता है, ठुकरा देता है। बोलता है ये सब तुम्हारा कमजोरी है, ये मजबूरी तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब तुम सब ऐसा छप रख के रखी हुई है। मदन और कासू के बीच झगड़े के कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा व्याख्या कीजिए, बताइए लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी नलिनी बिलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था, लट्टू नचाना, लट्टू खेल माना जाता है। क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया गया तब उसे क्या है, धकेल दिया है। इस बात को लेकर मदन ने भी कासू को लट्टू खेलने से इनकार कर दिया। कासू और मदन के बीच का मेन झगड़ा कारण होने लगा। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बालक नादान होता है, वो अमीर और गरीब की नहीं देखता, वह अपमान सहन नहीं करता है। अमीर हो या गरीब, अपमान बच्चा नहीं सह सकता। महल और झोपड़ी में वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाला उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो लेखक इस कथन की कहानी के उदाहरण को देखकर स्पष्ट कीजिए। याद रखिएगा, अमीर के इलाका है, उसमें वो गरीब है, 2 गरीब रहेगा, 3-4 गरीब रहेगा, उनमें से एको गरीब के बच्चा अगर गलती कर दिया तो गरीब सब गरीब उसको मिलकर ही क्या करेगा, मतलब कुछ क्या करे, दुष्ट भावना से उसको देखेगा, नहीं आप ही का बच्चा के लिए। क्योंकि अमीर के डर से, अमीर के रौब से, खौफ से कोई गरीब का सपोर्ट करने वाला नहीं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। लेखक कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी, लेकिन जिस दिन गरीब वर्ग के अमीर की सहायता करना बंद कर देगा उसी दिन से उसका पासा क्या होला, पलट जाएगा। अगर गरीब लोग अमीर लोग की सेवा करना, सत्कार करना भूल जाएगा तो उसकी सारा घमंड क्या हो जाएगा, चकना चूर हो जाएगा। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला मदन द्वारा कासू को पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधर लाल हमेशा ताना देते थे। वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक दिन क्या करता था, पिटाई करता था। गिरधर लाल यह जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है और भीतर से ही भीतर खूब रोता है। वह अपने ऊपर एक किए गए अन्याय को विरोध क्या करता है, विरोध नहीं करता है। लेकिन गिरधर लाल को आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार और स्वाभिमान है। वह अपने और अपने पिता के अपमान का बदला जब किसे लिया, चुका लेता है, तो उसे समय गिरधर लाल ने पिटाई न करके मदन को क्या करता है, छाती से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, तुमने आज अपने पिता और अपने अपमान का क्या कर लिया, बदला ले लिया। सेन साहब मदन और कासू गिरधर का चरित्र चित्रण करे। सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे जो बहुत क्या थे, घमंडी थे, रुपए पैसा बहुत अहंकारी था, जो जिन गरीबों को बलबुले पर फैक्ट्री चला रहे थे, महल व निवासी करते थे, उन्हीं गरीब के बाल बच्चों को खुश देखना नहीं चाहते थे। मतलब कि समझ जाइए कि जो गरीब बच्चा वो फैक्ट्री में काम करता था, मतलब कि उसका पिता काम करता था, उसी को बच्चा को वह देखना नहीं चाहता था। कौन नहीं देखना चाहता था, सेन साहब। मदन जो एक स्वाभिमानी बालक था, जिसका उम्र 506 वर्ष था, वह एक बहुत ही ईमानदार क्या था, बालक। कासू जो एक घमंडी पिता, घमंडी बेटा, जिसे माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ दिया, वह दुर्लित स्वभाव का बच्चा है, जिस पर चाहता था कि उस पर हाथ क्या है, चला देता था। वह वस्तुओं को तोड़ फोड़ देता था। गिरधर एक गरीब व्यक्ति था, जो मदन के पिता का, वह सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर काम करता था। वह एक लाचार और बेबस छाप था। प्रतिदिन सेन साहब द्वारा क्या था, अपमान सहा करता था। वो तो बेचारा समझता था कि मेरा मजबूरी है कि अमीरों के घर में काम करना। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? आपकी दृष्टि में कहानी नायक कौन है, वह उत्तर दीजिए।
हमें लोगों की नजर में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। बुराई का अंत करता है उसे क्या कहा जाता है? मान के चलिए समाज में कोई आदमी विडंबना फैलाए, उस विडंबना को खत्म कर देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नायक। एक दिन बात थी जब मदन कुछ आराम आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हमें क्या है? खेलना है। जब उसे मदन द्वारा माना कर दिया जाता है तो वह दो चार गुस्सा जमा देता है और उसके बाद मदन को भी कासू के दो चार दांत तोड़ डालते हैं। मदन एक ईमानदार स्वाभिमान बालक था। अंत कहानी का नायक कौन है? मदन होना चाहिए। अब अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित करे। हिंदी साहित्य के महान एवं सुप्रसिद्ध लेखक नलिनी विलोचन शर्मा का आरंभ से ही स्वयं व्यंग्यपूर्ण, क्योंकि इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को ऐसी आराम दिया जो उसे इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन वो अपने ही पुत्री को गुलामी की तरह घर में रखा। उसके शिक्षा के बारे में क्या है? तनिक भी नहीं सोचा। लड़की के लिए घर में अलग नियम और लड़का के लिए घर के एक ही नियम, मतलब अलग अलग नियम था। ये जो कि क्या था? कथनी और कर्मी दोनों क्या था? गलत था। ऐसा समाज में होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आज हम चैप्टर 2 20 के दांत करवा दिए हैं। आप सबको कैसा लगा? तो चैप्टर 2 हम इसमें ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, सब्जेक्टिव कराए हैं। इसी प्रकार हम टोटल कंप्लीट करेंगे आप सबको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। साथ ही साथ जो अगले महीना से मैराथन बैच चलेगा उसमें एक चैप्टर में एक वीडियो में कम से कम 5-5 चैप्टर का, उसमें सारा क्वेश्चन आंसर साथ में रहेगा। तो आप सबको इस वीडियो को 2 से 4 बार जरूर देखिएगा। जितना बार आप देखिएगा उतना ही। उस किताब के पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, अगर किताब को आप पढ़ रहे हैं, हम ही नहीं करें, किताब से महत्वपूर्ण कभी वीडियो जरूर नहीं हो सकता है। महज आप बेहद समय में, जिस समय मोबाइल में रील्स और वीडियो देखते हैं, उस समय अगर इसको देख लेंगे तो हो सके तो आपके लिए यह क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा। तो इसीलिए आप अब बताइए, इस पाठ के माध्यम से आपने क्या क्या सीखे? बताइए, इस पाठ के माध्यम से आपने क्या क्या सीखे? तो इस पाठ के माध्यम से हमने बुराइयों के क्या किया? अंत किया, और अच्छाइयों का क्या किया? उजागर किया। इसीलिए हमेशा समाज में क्या होना चाहिए? बुराई का अंत होना चाहिए और अच्छाई का उजागर होना चाहिए। इसीलिए हमेशा हम लोग सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, असत्य के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। तो चलिए, वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और फिर मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।